हाय एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हमारे क्वांटम के कुछ 7 पोस्टुलेट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी क्वांटम हमारे पोस्टुलेट के ऊपर ही बेस्ड है। तो पोस्टुलेट्स हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं जिनको हम जो हमारे हर सिस्टम के लिए वैलिड होते हैं। मतलब अगर हम आज के टाइम में भी कोई क्वांटम मैकेनिक्स में कोई फिनोमिना हो रहा है तो ये जो पोस्टुलेट्स होंगे ना, ये उनके ऊपर वैलिड होंगे या फिर उन फिनोमिना को वेरीफाई कर सकते होंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो ये है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन शाई ब्रैकेट में x, t। अब यहाँ पर x और t क्या है? x हमारा पोजीशन को दिखा रहा है और t हमें दिखा रहा है टाइम को। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं और हमें उसकी फ़िज़िकल स्टेट को जानना है, तो उसको डिस्क्राइब कौन करता है? उसको डिस्क्राइब करता है वेव फंक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं शाई से, और किसके टर्म में कर रहे हैं? पोजीशन और टाइम के। ठीक है। तो वेव फंक्शन जो है शाई, वो हमें किसी भी सिस्टम की फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है। तो जो भी हमें जानकारी चाहिए वो कौन देगा? हमें वेव फंक्शन शाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक वर्ड लिखा है फिजिकल स्टेट। तो स्टेट क्या होती है? किसी भी चीज़ की अगर हम देखें स्टेट क्या होती है, तो हम इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्टेट वो टर्म है जो हमें किसी भी सिस्टम का फ्यूचर बता सके। अब ये कैसे समझ सकते हैं? देखो, जैसे मान लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। अगर मैंने आपको मेरे पास कोई कार है और वो कार मूव कर रही है, मैंने आपको यहाँ पे उसकी स्टेट बता दी कि उसकी स्पीड इतनी है और इतना वो टाइम कंज्यूम कर रही है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे बताओ कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। तो ये हम फार्मूला लगा के निकाल देते हैं ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। कि इसके बाद ही इतनी दूरी हमारी तय कर लेगी। तो हम क्या बता देंगे? उसकी फ्यूचर बता देंगे कि अगर यहाँ पर उसकी इस टाइप की स्टेट प्रेजेंट है तो हम फार्मूला लगा के उसका फ्यूचर बता देंगे कि इस टाइम पे वो इतनी डिस्टेंस तय कर चुकी होगी या फिर यहाँ पर प्रेजेंट होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं, डायरेक्ट फार्मूले तो होते नहीं हैं। तो और हमने हर सिस्टम को क्या मान रखा होता है? हम एक वेव मानकर उसको स्टडी कर रहे होते हैं। हम वेव नेचर को स्टडी कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अगर हमें किसी भी सिस्टम को क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करना है तो उसका फिजिकल स्टेट कौन बताएगा? हमें एक वेव फंक्शन बताएगा शाई x, t। ठीक है। x होगी उसकी पोजीशन और t होगी उसके टाइम के टर्म में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉस्टुलेट है हमारा शाई एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव मस्ट बी। नंबर फर्स्ट है फाइनाइट, नंबर सेकंड है सिंगल वैल्यूड और नंबर थर्ड है कॉन्टीन्यूस। अब इन तीनों का क्या मतलब है, तो इसे समझते हैं। देखो, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट की। मान लो मैंने अपने शाई, जो मेरा x है, उसको मैंने क्या ले लिया? मैंने x को मान लिया इन्फिनेटिव। ठीक है। तो मेरा शाई x भी क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा, क्योंकि x की टर्म में ही बात कर रहे हैं। अब शाई x इन्फिनेटिव होने से होगा क्या? कह सकते हैं ठीक है, x को हमने इन्फिनेटिव लिया, हमारा वेव फंक्शन भी इन्फिनेटिव हो गया। लेकिन क्या मेरा वेव फंक्शन इन्फिनेटिव हो सकता है? मेरा वेव फंक्शन इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है कि वेव फंक्शन इन्फिनेटिव हो रहा है, लेकिन एक टर्म होती है प्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि श्रोडिंगर ने जो हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था ना, उसमें वो मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक था, डिटर्मिनिस्टिक नहीं था। मतलब वहाँ पर हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि वो वहाँ पे पोजीशन में उसकी फिक्स्ड है। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी को कभी कभी हम क्या लिख देते हैं? शाई स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में शाई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है हमारी शाई स्क्वायर। अगर हम इसकी वैल्यू, शाई स्क्वायर की वैल्यू इन्फिनेटिव रखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है शाई स्क्वायर d2, वेयर d2 इज़ द वॉल्यूम एलिमेंट। अब ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है क्योंकि जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, अगर हम 1D के लिए बात करें, 1 डायमेंशन के लिए, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो
उसकी यूनिट आती है हमारी 1 बाई लेंथ फॉर 1D बॉक्स, ठीक है। 2D बॉक्स के लिए इसी तरीके से क्या आ जाती है, ये आ जाती है हमारी 1 लेंथ का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी नंबर होता है कोई, हमें ये तो संभावना ही तो बता रहे हैं कि इसके यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी 1% है या 15% है, उसकी वो तो नहीं बता सकते। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी हमारी होती है यूनिट लेस, ठीक है। तो अगर वो यूनिट लेस है तो इसकी तो कुछ ना कुछ यूनिट आ रही है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, एक हमारा वॉल्यूम एलिमेंट लगाना पड़ा। अब ये कैसे हो जाएगा, अगर हम 1 डायमेंशन बॉक्स की बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो ये हो जाएगी हमारी साई स्क्वायर का वैल्यू क्या आती है 1 बाई लेंथ। 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगी और प्रोबेबिलिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, कुछ भी नहीं, कैसा आएगा ये यूनिट लेस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा साई स्क्वायर डी टॉ। अब देखो, अब बात क्या थी हमने कि हमारी वैल्यू जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अगर हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव लिया तो साई एक्स इन्फिनेटिव हो गया। साई एक्स इन्फिनेटिव होने से जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, साई एक्स के इन्फिनेटिव होने से साई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट होने से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट आ रही है इसका मतलब ये है, देखो मान लो मेरे पास कोई बॉक्स है और उसमें मेरा कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैं ये कह रही हूँ कि इस पूरे स्पेस में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 100% हो सकती है मैक्सिमम। क्यों 100% प्रोबेबिलिटी होने का मतलब ये है कि जो मेरा पार्टिकल है वो इस पूरे एरिया में प्रेजेंट है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ इनफाइनाइट कह रही हूँ, मतलब मैंने कोई ये वाला पोर्शन लिया और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी कैसी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल है वो इस एरिया में प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, मतलब उसकी बहुत मैक्सिमम से भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट होने का मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर है ही है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारा फिक्स्ड है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं हो सकती, इसलिए हमारी जो साई की वैल्यू है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती, उसे कैसा होना पड़ेगा, फाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड, अब इसका टर्म का क्या मतलब है, मतलब हमारा जो साई है उसकी कोई एक ही वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमारी साई की वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा, देखो यही वाला सिस्टम कंसीडर करते हैं। मान लो मुझे कहाँ पे देखना है, ये मेरा पूरा सिस्टम है और मुझे इस वाले एरिया में देखना है कि मुझे चेक करना है कि मेरे इलेक्ट्रॉन या फिर किसी भी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब मान लो मैं यहीं पे क्या कह रही हूँ कि मेरे इस वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 70% भी है और 30% भी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही प्लेस पे एक ही पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी दो हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब तो ये है ना कि 70% भी और 30% भी है। अब आप कुछ सोचो कि अगर आप किसी रूम में प्रेजेंट हो तो वहाँ पे होने की आपकी प्रोबेबिलिटी या तो 100% होगी या नहीं होगी, है ना। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो एक ही तो हो सकती है ना, दो तो नहीं हो सकती। और अगर हमारे साई की वैल्यू भी एक से ज़्यादा होंगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी 2 हो जाएंगी, इसलिए हमारे साई को भी कैसा होना पड़ेगा, सिंगल वैल्यूड होना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा कॉन्टीन्यूस। देखो साई एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब साई हो सकता है, डी साई बाई डी एक्स हो सकता है। अब ये क्या होने चाहिए, हमारे कॉन्टीन्यूस होने चाहिए, मतलब बीच में इनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब इसे हम समझेंगे ग्राफ से। देखो मेरे पास ये कुछ 4 ग्राफ रखे हुए हैं। अगर मुझे ये वाला ग्राफ देखना है, हमें ये देखना है कि ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 ऐसे करके मान लें और यहाँ पे मान लें 1 2 3 ऐसे करके मान लें, तो यहाँ पे जब मेरी x की वैल्यू 1 है तो मेरी साई की वैल्यू क्या है, ये तो सीधा ऐसे चलता चला जा रहा है ना, ये तो इनफाइनाइट तक अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हमारी x की कुछ वैल्यू पर साई कैसा हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो इनफाइनाइट तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा ये ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। देखो
अब क्या है हमारे पास, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, यहाँ पे भी क्या लिख दो 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दो। अब देखना 2 पे मेरी एक तो एक्स शाई की वैल्यू आ रही है 1 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं इसे और ऊपर करूँ तो एक आ रही है मेरी 3। तो एक्स इजिकल्स टू 2 पर मेरी शाई की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, एक तो 1 आ रही है और एक आ रही है 3। मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है ना, और 2 वैल्यूज़ तो हमारी पॉसिबल नहीं है क्योंकि शाई कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। अगर उसकी 2 वैल्यू आएंगी तो प्रोबेबिलिटी भी 2 हो जाएंगी और प्रोबेबिलिटी 2 हो नहीं सकती, इसलिए ये भी हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। नंबर 3 देखते हैं, ये भी एक्स और शाई। अब इसका क्या है, देखो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ बना हुआ है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। कॉन्टीन्यूस इन द टर्म, कॉन्टीन्यूस ग्राफ होता है हमारा, अगर यहाँ देखें हम कि कुछ ऐसे बन रहा हो, ठीक है, बन रहा है ना, ये कॉन्टीन्यूस है, जबकि यहाँ पे जा रहा है और फिर वापस उसके एक पॉइंट से क्या कर रहा है, वापस ब्रेक करके नीचे आ रहा है। तो ये हमारा कॉन्टीन्यूस ग्राफ नहीं है, इसलिए एक्सेप्टेबल भी नहीं है। थर्ड वाला, फिर ये कैसा ग्राफ हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। ये ऐसे करके मूव कर रहा है, ये ऐसे करके मूव कर रहा है ऊपर से। ये क्या है, इसमें यहाँ पे डबल वैल्यूज़ भी प्रेजेंट है, डिसकॉन्टीन्यूस है ना ग्राफ ये। और ऊपर से क्या है, यहाँ पे अगर मैं एक्स की कुछ वैल्यू लूँ तो उसकी वैल्यू ये भी होगी और उसकी वैल्यू ये भी होगी, तो ये भी हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कोई भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का कैसा होगा, एक फाइनाइट, दूसरा सिंगल वैल्यूड और तीसरा कॉन्टीन्यूस, ठीक है। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पॉस्टुलेट है कि an acceptable wave function is that which gives 100% information regarding the system such that the wave function must be normalized। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है normalized। देखो बहुत सारे वेव फंक्शंस होते हैं सिस्टम में, हम किसी भी को भी वेव फंक्शन मान सकते हैं, लेकिन वो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, हम किसी को भी उठा के वेव फंक्शन नहीं मान सकते। हमें वेव फंक्शन कैसा चाहिए, एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, और वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ऐसा होगा जो सिस्टम के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन रखेगा, ठीक है। हमने यहाँ देखा कि वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, और जो वेव फंक्शन किसी सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, 100% इन्फॉर्मेशन दे, वो कैसा होता है, हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है। मतलब उस वेव फंक्शन को हम उस सिस्टम के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इस वेव फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमारे क्या हुए, ऐसे वेव फंक्शन जो किसी सिस्टम के लिए जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसके बारे में अगर उसके पास 100% इन्फॉर्मेशन होगी तो वो होगा हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, और उसको हमने एक नाम दिया है नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास कोई सिस्टम है और कोई वेव फंक्शन दिया है और वो नॉर्मलाइज नहीं है, मतलब उसके पास उसकी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है, फॉर द फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज इट शुड फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन। अगर हमें चेक करना है कि कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है -∞ टू +∞ शाई स्क्वायर d2 = 1, ठीक है। ये होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -∞ टू +∞ भी लिमिट होगी, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें -∞ से +∞ लेना है। यहाँ पे इसका मतलब है कि ऑल स्पेस मतलब जैसे मान लो मैंने 0 से L का लेंथ का एक बॉक्स ले लिया और मैं ये कह रही हूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसके लिए पूरा स्पेस क्या है, 0 से L के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 to L। मतलब हमें पूरा स्पेस लेना है सिस्टम का जिसमें वो सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं या फिर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अभी 1 कहाँ से आया है, देखो ये शाई स्क्वायर d2 क्या थी, अभी हमने ऊपर देखा है, ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है। इसका 1 आने का मतलब क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी को हम 2 टर्म्स में लिख सकते हैं, या तो नंबर के टर्म्स में या फिर परसेंटेज के टर्म में। तो अगर हम पूरा सिस्टम कंसीडर कर लें, जैसे ये वाला ही सिस्टम कंसीडर कर लें, तो इस पूरे स्पेस में, सिर्फ एक जगह नहीं, इस पूरे स्पेस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% हो सकती है। और अगर हम सिंपल नंबर के टर्म्स में बात करें तो प्रोबेबिलिटी होगी 1, ठीक है। और कहीं इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, <<1>, ठीक है। और अगर हम इसमें किसी के भी छोटा सा स्पेस
पकड़ ले तो उस स्पेस में प्रोबेबिलिटी होगी हमें <1, और इस पूरे स्पेस में, क्योंकि हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही प्रेजेंट है, मतलब ये हमने कंप्लीट, ये तो मान ही रखा है कि हम इस सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता तो हम कंसीडर ही नहीं करते, तो इस पूरे स्पेस में प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेस कंसीडर करेंगे तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, <1 या फिर <100%। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया 1। ये मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे इसी सिस्टम में प्रेजेंट है, या फिर जो हमारा पार्टिकल है वो हमारे इस पूरे सिस्टम में प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या ले लिया, होल स्पेस और प्रोबेबिलिटी और 1। तो इसलिए हमने उसे क्या कह देंगे, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट 4th है, corresponding to every classical observable there exists a quantum mechanical operator। ये वाला पोस्टुलेट मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में करवा रखा है। इसके नीचे एक टेबल बनेगी, वो आप लास्ट वीडियो में देख के बना सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल होता है, उसके लिए हमारे क्वांटम मैकेनिकल में एक ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो एक्स के लिए क्या था हमारा, कोई पोजीशन के लिए हमारा पोजीशन का ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे लीनियर मोमेंटम होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसका फॉर्मूला P=mv होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में उसके लिए एक ऑपरेटर होता है Px, जिसकी वैल्यू होती है -i/del/x। इसी तरीके से जैसे टोटल एनर्जी क्या होती है, E=k+v होती है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में यही वैल्यू क्या हो जाती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तो ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है क्वांटम मैकेनिक्स में, सिस्टम की टोटल एनर्जी को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने लास्ट में देख लिया था। फॉर्मूला क्या दें, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी -h²/2m del² + v, जहाँ पे ये क्या था हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर, और ये भी क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा Vx, Y, Z था ये। तो इस तरीके से हमारी क्या थी, जिस तरीके से हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर ऑब्जर्वेबल क्या होता है, जो मोशन के साथ चेंज हो। ठीक है, जैसे एनर्जी हो गई, जैसे मोमेंटम हो गया, तो उन सब के लिए हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लास्ट क्लास में देख ही चुके हैं, तो अगर आपको इसके नीचे आप वो वाली टेबल बना लेना। नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारा पोस्टुलेट नंबर 5। द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल generate some eigen values which are given by the eigen value equation A psi = A psi। इसके लिए भी लास्ट आपकी वीडियो एक पड़ी हुई है आइजन वैल्यू और आइजन वैल्यू फंक्शन पर, तो ये भी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। बस आपको यही वाला पोस्टुलेट देखना है, लिखना है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऑब्जर्वेबल के ऊपर क्या कर रहे हैं, मान लो हमारे पास ये वेव फंक्शन है, इसके ऊपर हमने कोई ऑपरेटर ऑपरेट कराया, तो हमें अगर वापस वही वेव फंक्शन मिल जाए विद मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइजन वैल्यू कहते हैं। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो मान लो मैंने काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर अपने फंक्शन पे ऑपरेट कराया है, और यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू मिली है E1, और यहाँ पे मुझे वापस वेव फंक्शन मिल गया शाई, तो मुझे पता चल जाएगा, मान लो ये मैंने किसके लिए करा है, 1D बॉक्स के लिए करा है। आगे हम देख लेंगे 1D बॉक्स क्या होता है, 2D बॉक्स क्या होता है। तो मैंने एक 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन था मेरे पास, उस पर मैंने काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर ऑपरेट करा दिया, मुझे क्या मिला, शाई मिला, और साथ में यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिली। तो मुझे पता चल जाएगा इस सिस्टम्स के लिए ये मेरी क्या है, एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो आइजन वैल्यू है ये हमें क्या बताती है, जो भी ऑपरेटर हम ऑपरेट करा रहे हैं उसकी वैल्यू बताती है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या होता है, पोस्टुलेट 6। द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल करस्पॉन्डिंग टू सम ऑपरेटर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ब्रैकेट और ए कैप। और इसको हम निकालते कैसे हैं, एवरेज वैल्यू को ψ*A ψ*D2। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में एवरेज वैल्यू निकालते थे ना, मीन वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज़ होती थी, उनका हमने क्या करा, सम करा, और जितने होते थे उसको उससे डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी, जैसे काइनेटिक एनर्जी उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, और अगर हमारा मोमेंटम है उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये इक्वेशन होती है ψ*A ψ*D2।
ठीक है। ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि इसकी मतलब न्यूमेरिकल कैसे इसका सॉल्व करते हैं। तो ए तो हमारा ऑपरेटर हो गया, शाई स्टार हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, शाई हो गया हमारा वेव फंक्शन और डीटो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। अगर वन डायमेंशन है तो डी एक्स ले लेंगे, डी वाई या डी जेड ले सकते हैं। अगर 2 डायमेंशन है तो डी एक्स डी वाई ले सकते हैं। अगर 3 डायमेंशन है तो डी एक्स डी वाई डी जेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी की भी एवरेज वैल्यू। जैसे अगर मान लो मुझे काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लगाऊंगी के काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट किसको दिखा रहा है हमारी एवरेज वैल्यू को। यहाँ पे लूँगी मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर रखूँगी, दोबारा वेव फंक्शन लूँगी और D2। तो ऐसे करके मेरी क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। लास्ट पॉस्टुलेट है हमारा, अ फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हर्मिशियन ऑपरेटर। अब हर्मिशियन ऑपरेटर हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हर्मिशियन होते हैं। अब ये हर्मिशियन ऑपरेटर होता क्या है ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी सेमेस्ट्रल एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के में ये बहुत आता है। तो हम थोड़ा सा रुक के पहले अपना थोड़ा सा सिलेबस कवर करके इस हर्मिशियन ऑपरेटर को क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी के लिए आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो कि अगर कोई ऑपरेटर हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही होगा। और वो कंडीशन क्या है, शाई आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑपरेटर शाई जे D2 इजिकल्स टू शाई जे ए ऑपरेटर का कॉन्जुगेट शाई आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट D2। तो अभी आप ये याद कर लो, और फिर हर्मिशियन ऑपरेटर हम निकालेंगे कैसे चेक करेंगे कि कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है या नहीं है, तो ये हम आने वाली क्लासेस में देख लेंगे। तो ये थे हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट्स, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी सिस्टम को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके वेव फंक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी और उसकी जितनी भी ऑब्जर्वेबल या फिर ऑपरेटर की वैल्यू है वो सब हम इन पॉस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए ही निकालते हैं। ये सारे रूल्स जो हैं वो उन पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।